हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 टू 20 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है इंडिया एंड यूएसए टू रीएक्टिवेट इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, जिसका नाम है इंदूस। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हेडलाइन से ही आपको याद रखना है और हेडलाइन से ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदूस का फुल फॉर्म क्या है, तो एज इट इज आपको पता होना चाहिए कि इंदूस का फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इसके अलावा भारत और यूएसए साथ में मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और भारत और अमेरिका ने हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली यानी कि ऑब्जर्वेशन सिस्टम को फिर से लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो खुले महासागर में तैनात 36 प्लवों का एक नेटवर्क है। ये प्लव मौसम के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए समुद्र और वायुमंडलीय स्थितियों पर विस्तृत डेटा एकत्र करेंगे। यानी कि सारी वेदर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जानकारी ये पर्टिकुलर इंदूस नाम का सिस्टम देगा, जो कि एक ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। कहाँ लगाया गया है? इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में। तो आपको मैप में यहाँ दिख रहा होगा हमारा प्यारा भारत और इसके आसपास आपको ये कुछ छोटे-छोटे स्पॉट्स दिख रहे होंगे। यही स्पॉट्स क्या हैं? यही स्पॉट्स हैं इंदूस नाम का सिस्टम। ये आपको स्पॉट्स दिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि ये स्पॉट्स कौन-कौन से हैं। साथ ही साथ ये टोटल कितने प्लव हैं, तो इसमें टोटल 36 प्लवों का यह एक नेटवर्क है। भारत और यूएस यानी कि भारत और अमेरिका ने इसे फिर से लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो इंदूस हाइलाइट रहा है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म और किन 2 देशों के द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत और अमेरिका के द्वारा इसे री-लॉन्च किया जा रहा है। रीलॉन्च। इसके पहले ये ऑलरेडी लगाया गया था, लेकिन बाद में कुछ समय तक के लिए इसे डीएक्टिवेट किया गया और अब फिर से इंदूस नाम का सिस्टम लगाया जा रहा है, जो कि एटमॉस्फेरिक और वेदर फोरकास्ट की जानकारी देगा। साथ ही साथ यह एक ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंटेड नेक्स्ट नेवी चीफ। हाल ही में दिनेश त्रिपाठी जी को नया नेक्स्ट नेवी चीफ अपॉइंट किया गया है। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 30 अप्रैल को वर्तमान प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की सेवानिवृत्ति पर अगले नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो आप सभी को क्या याद रखना है? नौसेना प्रमुख अब कौन होने वाले हैं? तो इनका नाम याद रख लीजिए, दिनेश त्रिपाठी जी। ठीक है? दिनेश त्रिपाठी। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 स्टार लगाकर रखिएगा इसे। इसके अलावा बात करें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लॉरेंस वोंग विल टेक ओवर एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो लॉरेंस वोंग बन गए हैं। तो याद क्या रखना है? याद रखना है सिंगापुर। सिंगापुर के नए पीएम कौन हैं? तो नए पीएम का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, वो हैं लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सिंगापुर के, जिनकी इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिंगापुर ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 15 मई को देश के अगले नेता के रूप में पदभार संभालेंगे। वोंग ली सीन लूंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 20 वर्षों तक शीर्ष पद अपना यह संभाला था। ठीक है, बात करें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। मध्य प्रदेश लीड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। आप सभी को ये पता है कि ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। भारत कब से चला रहा है? तो कॉप 28 जो कि दुबई में आयोजित किया गया था 2023 में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। इसकी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मध्य प्रदेश में भी एप्लीकेबल होने वाला है और इसे लाया जा रहा है। अगर बात करें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में, तो इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कॉप 28 एक्सपो सिटी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में आयोजित के मौके पर लॉन्च किया गया था। यह सरकार के पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ आंदोलन के
अंतर्गत एक पहल है। इसे राज्यों को पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी स्पेसिफिकली इसका उद्देश्य क्या है? स्पेसिफिकली इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण करना, साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना और हरित आवरण को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करना इसका उद्देश्य है। एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए और आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है? मैं उन कुछ चीज़ों को हाइलाइट कर रहा हूँ, इनका उद्देश्य है और इन्हें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो आने वाले जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है तो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट सजग हो जाएँ क्योंकि मेंस में ये ज़रूर देखने को मिल सकता है प्रश्न, मेंस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है भाई? तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश वृक्षारोपण और हरियाली अभ्यास के लिए स्वीकृत निम्नलिखित वन भूमि सबसे अधिक है। यानी कि मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण और हरियाली प्रैक्टिस के लिए या हरियाली के लिए सबसे ज़्यादा भूमि अधिकृत की गई है, कितनी है भाई? तो 954 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश में स्वीकृत की गई है। इसके बाद तेलंगाना और उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरात और उसके बाद असम का नंबर आता है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो गया है प्रश्न एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भूमि स्वीकृत की गई है, कितनी है? 954 हेक्टेयर भूमि स्पेसिफिकली किसके लिए? वृक्षारोपण और हरियाली अभ्यास के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 2023 कॉप 28 दुबई में इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य आप ध्यान रखेंगे और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वीकृत की गई वन भूमि है लगभग 954 हेक्टेयर लैंड, ठीक है? एज़ इट इज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसरो एम्स टू मेक स्पेस मिशंस डेब्रिस फ्री बाय 2030। क्या आप इमेज में देखकर बता सकते हैं ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? तो आप सभी को मैं बता दूँ ये है हमारा अर्थ। ये है हमारा अर्थ और इसके आस-पास ये जो जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? ये सैटेलाइट्स हैं। किसी न किसी तरह की सैटेलाइट्स हैं। अगर भारत बस की बात करें आप तो भारत से लगातार सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही हैं अलग-अलग तरीके की, चाहे वो नेविगेशन सैटेलाइट हो या फिर फॉर टेली फोरकास्टिंग सैटेलाइट हो या फिर आप कुछ खोज करने जाते हैं अंतरिक्ष में तो ये सारी सैटेलाइट्स लॉन्च की जा रही है। तो अपने भारत से ही बहुत सारी सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं स्पेस में। इसी तरह से क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं लगभग जिनके पास अपना खुद का जो खुद में संपन्न है वो सभी लॉन्च कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अमेरिका, जापान जैसी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट्स लॉन्च करती हैं और उसी का मलबा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो आस-पास आपको पृथ्वी के चारों ओर देखने को मिल रहा है, ये मलबा है, जिसे आप इंग्लिश में डेब्रिस कहते हैं। ध्यान रखना है, ये सैटेलाइट्स का मलबा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इतने वर्षों में सैटेलाइट्स लॉन्च की गई और वो सैटेलाइट्स कहीं और तो जाती नहीं है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती हैं, भले वो खराब ही क्यों ना हो गई हों। है ना? इस वजह से इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने ये घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त स्थान हासिल करना है यानी कि डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन वो लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं और भारत की योजना 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे आप इंडियन स्पेस स्टेशन भी कहते हैं, उसे स्थापित करने की योजना है। सर क्या-क्या याद रखना है इसमें? हमें समझ में आ गया कि डेब्रिस क्या है? सैटेलाइट्स का एक मलबा है जो कि क्रिएट हो चुका है हमारे अर्थ के चारों ओर। इसके अलावा डेब्रिस फ्री बनाने का जो स्पेस मिशन है वो इसरो कब लॉन्च करने वाला है? 2030 तक, ठीक है? तो ध्यान रखना है एक पहला ईयर आपको ध्यान रखना है वो है 2030 तक। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना भी है, तो ध्यान रखना है। सर 3 ईयर आपने कल भी बताए थे इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमें भूल रहा है बिल्कुल, तो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। सर क्या है? वो ये है कि चंद्रयान 4 की मैंने बात की थी, चंद्रयान 4 में किसी एक एस्ट्रोनॉट को, किसी एक वैज्ञानिक को 2040 में ये लॉन्च किया जाएगा, उसे चंद्रमा पर की सतह पर उतारना है। इसके अलावा दूसरा हमने देख लिया डेब्रिस फ्री। डेब्रिस फ्री यानी मलबा मुक्त कब तक बनाना है भाई? डेब्रिस फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इसके अलावा तीसरा हमने देखना है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडियन स्पेस स्टेशन कब स्थापित करना है, कब तक? 2035 तक। ये लक्ष्य हैं, तो इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है ये तीनों।
ठीक है? चलिए, बात करते हैं दुबई फ्लड्स के बारे में। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है दुबई फ्लड्स। दुबई फ्लड्स यानी दुबई में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप देख सकते हैं इन इन इमेजेस में किस तरीके से बाढ़ आ चुकी है दुबई में। अगर बात करें दुबई फ्लड्स के बारे में, तो दुबई फ्लड्स यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भयंकर तूफान के बाद अब तक की सबसे भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश एक ऐतिहासिक मौसम घटना थी जो 1949 में डेटा संग्रह के शुरुआत के बाद से दर्ज की गई किसी भी चीज से अधिक थी, जो कि 1971 में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना से पहले थी। यानी इसके पहले जब यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बारिश हुई थी, तब भी ऐसी सिचुएशन आई थी और बहुत सालों बाद फिर से दुबई में बारिश हुई और कितनी हुई तो इस रेगिस्तानी शहर दुबई में 142 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इस वजह से इसे हिस्टोरिकल वेदर इवेंट कहा जा रहा है। अगर बात करें क्या कारण है हैवी रेन्स के दुबई में, उस कारण के बारे में अगर जानें तो इस भारी बारिश का मुख्य कारण एक तूफान प्रणाली थी जो अरब प्रायद्वीप से होकर ओमान की खाड़ी के पार कर जा रही थी। क्लाउड सीडिंग से बारिश की स्थिति खराब हो सकती है। यह बादलों में नमक मिश्रण छिड़कने की एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप बादल संघनित हो जाते हैं और अंततः वर्षा करते हैं। सर नहीं समझ में आया। क्या बता रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? सीधा-सीधा पढ़ रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, क्या कारण है दुबई में बारिश होने का? तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कारण है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या है? यानी क्लाउड सीडिंग को आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन ये क्या होता है भाई? आप क्या बता रहे हो? मतलब बारिश भी क्या आर्टिफिशियली कराई जा सकती है? यानी इंसान क्या बारिश करवा सकता है? क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई कंपनी बारिश करा सकती है? तो बिल्कुल क्लाउड सीडिंग बहुत टाइम से की जा रही है और यह दुबई में हेवी रेन का बहुत बड़ा कारण बनी है। ठीक है? क्लाउड सीडिंग ऐसी जगहों पर की जाती है जहां बारिश बिल्कुल नहीं होती है। वहां पर मौसम का टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तब स्पेसिफिकली क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। अगर बात करें क्लाउड सीडिंग के बारे में तो क्या होता है, तो क्लाउड सीडिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है रेन मेकिंग का, यानी बारिश कराने का एक ट्रेडिशनल बहुत पुराना मेथड है। कब से भाई चला आ रहा है? 1940 से चला आ रहा है। यानी कि आप समझिए कि हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, तब से ये प्रक्रिया चली आ रही है। हो सकता है हमें आपको अभी पता चली हो। तो अब तो पता चल गई। भाई इससे किया क्या जाता है? तो एक एयरक्राफ्ट की मदद से सिल्वर आयोडाइड, नाम ध्यान रखना है, सिल्वर आयोडाइड या अदर सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। सर नहीं समझ में आ रहा है। एक एरोप्लेन में, एक एयरक्राफ्ट में सिल्वर आयोडाइड और साथ ही साथ कुछ और सब्सटेंसेस स्पेसिफिकली भर के कहाँ छोड़े जाते हैं? इन्हें बादलों के पास छोड़ा जाता है। इसमें कौन सा तत्व है? वो ध्यान रखना है, सिल्वर आयोडाइड। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्लाउड सीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन-सा है? तो ध्यान रखना है सिल्वर आयोडाइड। अब इस केमिकल की मदद से क्या होता है? ये केमिकल स्पेसिफिकली वहाँ पर जाकर यानी क्लाउड्स में जाकर कंडेंस हो जाता है और बाद में ये वाटर ड्रॉपलेट क्रिएट करता है। ठीक है? कंडेंस होने के कारण यानी संघनित होने के कारण ही फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हेवी रेन होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कौन-सा तत्व इम्पोर्टेंट है क्लाउड सीडिंग के लिए, तो वो है सिल्वर आयोडाइड। वो उसे एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट की मदद से छोड़ा जाता है, जिससे बादल में जाकर वह संघनित होता है और फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे अर्थ पर पड़ता है। दुबई में यही कराया गया, भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कराया गया। इस वजह से वहाँ पर और भी कई कारण थे, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। इस घटना के पीछे बढ़ता वैश्विक तापमान भी हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण कौन-सा है? क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लाउड सीडिंग समझ में आया होगा। क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेन है, सिल्वर आयोडाइड नाम का तत्व इसमें प्रमुख तत्व है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाउड सीडिंग का। बात करें इसके अलावा तो 1850 के बाद से पृथ्वी पर औसत वैश्विक तापमान में कम से कम 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 60 वर्षों में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। और हमने देखा कि इस तरह से ये कंप्लीट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है इस पूरी स्लाइड में। सिंपल सी चीज़ें हैं, क्या-क्या इवेंट हुए। मुझे क्या बताना था इस पर्टिकुलर न्यूज़ से? क्या ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है सर? बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। मुझे बताना क्या था ये न्यूज़ से? क्लाउड सीडिंग के बारे में। क्लाउड सीडिंग से प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है। हाल ही में यूएई में कराई गई यानी दुबई में कराई गई स्पेसिफिकली और वहाँ पर हमने देखा इसका प्रमुख तत्व कौन-सा होता है भाई? सिल्वर आयोडाइड होता है। मुझे ये बताना था एक्चुअली और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी चीज़ें तो ठीक ही हैं।
बाकी चीजें तो अलग हैं ही, वो सारी चीजें एग्जाम में इतना नहीं पूछी जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 16th वर्ल्ड फ्यूचर समिट हेल्ड इन अबू धाबी। हाल ही में अबू धाबी में 16वीं ध्यान रखना है, 16वीं जो मैं चीजें पर हाईलाइट कर रहा हूँ सभी को ध्यान रखना है और सिर्फ इतना ही अपने नोट्स में लिखना है। 16वीं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ आयोजित की गई? अबू धाबी में आयोजित की गई। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया 16 से 18 अप्रैल। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 16 नंबर की कहाँ आयोजित की गई? अबू धाबी में। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। ये एक और इंपॉर्टेंट वैक्सीन से रिलेटेड प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नाइजीरिया पहली कंट्री बनी है जिसने मेनिंजाइटिस वैक्सीन को तैयार किया है और उसे रोल आउट किया जा रहा है, यानी कि लोगों को दिया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के खिलाफ मेन 5 सीवी वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन का नाम है। ठीक है। नाइजीरिया अफ्रीका में घातक बीमारी के हॉटस्पॉट में से एक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार पिछले साल 26 अफ्रीकी देशों में वार्षिक मामलों में 50% की वृद्धि देखी गई थी, जिन्हें मेनिंजाइटिस हाइपर एंडेमिक देश माना जाता है। यानी नाइजीरिया में मेनिंजाइटिस के केस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे थे और इस पे एक अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने वैक्सीन भी इसकी तैयार कर ली जिसका नाम क्या है? मेन 5 सीवी। ये आपको वैक्सीन यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाइजीरिया का रोल आउट हमें 2030 तक मेनिंजाइटिस को खत्म करने के अपने लक्ष्य के एक कदम की ओर और करीब लाता है। तो जानने की बात यह है कि ये मेनिंजाइटिस बीमारी होती क्या है? भाई हमें सिर्फ वैक्सीन से मतलब नहीं है। हमें तो पता चल गया कि मेनिंजाइटिस नाम की वैक्सीन नाइजीरिया ने पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने ये रोल आउट किया है। ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि मेनिंजाइटिस होता क्या है और ये क्यों तेज़ी से फैल रहा है। तो बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों का एक गंभीर संक्रमण है। स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है, ये संक्रमण वाली बीमारी है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। मेनिंजाइटिस से होने वाली सूजन आमतौर पर सिरदर्द, बुखार और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षण पैदा करती है। यह रोग बैक्टीरिया, कवक या वायरस सहित कई अलग-अलग रोग जनकों के कारण हो सकते हैं। सर, इससे एक चीज और पता समझ में आ रही है कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है यह एक वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या कौन सी डिजीज है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, यह एक वायरल डिजीज भी है और साथ ही साथ फंगाई से भी होती है और बैक्टीरिया से भी होती है। लेकिन प्रमुख रूप से किससे होती है? तो प्रमुख रूप आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया। ठीक है? बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है मेनिंजाइटिस। ठीक है? इसके अलावा मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से शिशुओं यानी कि बच्चों को, पूर्व स्कूली बच्चों और युवाओं को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया वाहकों से श्वसन या गले के स्त्राव की बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली आप कहें रेस्पिरेटरी या थ्रोट सिक्रेशन की वजह से ये फैलते हैं। यानी जब आप सांस लेते हैं, है ना? या सांस छोड़ते हैं, आस-पास किसी के संपर्क में आते हैं, आपका गला खराब होता है, तब आप जो खाँसते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ हो जाती है। तो ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कहाँ ये फेमस डिज़ीज़ है। अगर आप बात करें तो स्पेसिफिकली ये 26 अफ्रीकी देशों में ये स्पेसिफिकली अभी है। कई अलग-अलग जगह भी है लेकिन 26 अफ्रीकी देश जो हैं, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, फैल रही है। इसलिए इम्पोर्टेंट है मेनिंजाइटिस नाम की ये वैक्सीन। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आपको ये पूरा सेशन भी पसंद आया होगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? ये आप बताएँगे। इसके अलावा इन विच ईयर इंडियाज प्लान टू सेट अप इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन स्पेस। भारत कब तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्पेस में लॉन्च करने वाला है? आपको उस ईयर का नाम भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इस पर्टिकुलर सेशन को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे जिन्हें इनकी जरूरत है, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमें लगातार प्रोत्साहित करता है, हमें मोटिवेट करता है। आप लगातार इसे शेयर करते रहिए और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमें इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं और इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी ऐप के साथ में मिल जाएगी। और कमेंट्स करिए, आपको समझ में आ रही हैं चीजें या नहीं आ रही हैं?
क्या है आपके डाउट्स, वो सारी चीज़ें आप कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन कर पाऊँ। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।